तो मैं तो आशीष वर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और डॉक्टर राजेश काठवाल जी का, जिन्होंने आपको यहाँ इस मंच पे ला के इकट्ठा किया और स्कीम जो बताई। ये वर्मा जी, और भी कोई स्कीम हो तो अच्छा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। फ़ोटो खींच के और कहाँ तक भेजना है, इन तक हो सकता है। ये कुछ आपका विजिट भी करें, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये किस विश्वास के साथ दे रहे हैं आपको कि आप चारा उगाओगे, इसका उगाओगे और फिर भैंसों को या पशुओं को खिलाओगे और किसी पड़ोसी को बेच भी सकते हो कि ये लेके जाओगे। कल को हो सकता है कोई और स्कीम आए, आपको ही प्रोत्साहित करें, आप में से बढ़िया 3 फार्मर छांटें, वो भारत सरकार उनको इनाम दे। आजकल ये चीज़ें बड़ी चल रही हैं, है ना। मैं ड्राई लैंड के प्रोजेक्ट में था तो वो कहने लगे, भाई 2 बढ़िया फार्मर बताओ जिन्होंने अपने फार्मर्स पे अच्छा मेंटेन करते थे, उनको हैदराबाद भेजा, बताओ सरकार ने। तो ये चीज़ें विदेश भी भेजते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी, आप जुड़ते हो यूनिवर्सिटी से तो बड़ा ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है और विश्वास करो। तो आजकल चारा मिलता नहीं है, ऑफ सीज़न में चारा उगाओ, उसका है कोई मक्के का भी आजकल अचार बनाने लगे हैं पंजाब में, और ये चीज़ें सीख के जाओ। डायरेक्टर सर एंड ऑफिस स्टाफ एंड साइंटिस्ट और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि निदेशक महोदय जी ने रामधन सीड फार्म बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आप लोगों को। जैसा कि आप हमारे बैनर पे देख सकते हो, ये हमारा 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण प्रोग्राम है, जिसके तहत ये हम किसानों को जेई में ये वैरायटी है कैंट। आप लोग जैसे HJ8 वैरायटी से बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, लेकिन इसके अलावा एक दूसरी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी कैंट। ये जो है किसानों को ये हम मुफ्त में 5 किलो बीज 1 कनाल ज़मीन के लिए ये देते हैं। तो इसी का किट आवंटन ये कार्यक्रम है हमारी तरफ से, जो कि आपको दिया जाएगा। और इस वैरायटी की, जैसे कि यहाँ पर चूँकि HJ8 की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अभी इतना लोग अवेयर नहीं है इस वैरायटी से। और ये वैरायटी जो है, आप किसान भाई ज़्यादातर जो हैं इससे परिचित हैं, जई के उगाने का समय और सारा कुछ जो खेती के तरीक़ों से आप अच्छे से जागरूक हैं। तो इसमें ये आप लगाओ इस वैरायटी का, लगाने के बाद ही इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो आप हमसे बेहतर बता सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको जो है पशुओं को खिलाने के लिए हरा चारा, ये 2 कट की वैरायटी है, लेकिन अगर आप सही जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमने लिटरेचर पम्फलेट दी हैं, आप उसका अच्छे से फॉलोअप करते हुए करोगे तो 2 से 3 कट आप ले सकते हो। और बहुत बढ़िया ये वैरायटी चल रही पंजाब की तरफ, ये आप लोग भी करके देखो, उम्मीद है ज़रूर इसका जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। और बाकी हमारा जो स्टेशन है, ये रीजनल फॉडर स्टेशन क्षेत्रीय चारा केंद्र, ये भारत सरकार का एक संस्थान है, जहाँ पर हमारा काम जो रिसर्च संस्थान है, जैसे HAU हुआ या अदर कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये रिसर्च द्वारा जो तैयार किया जाता है बीज, उस बीज को ये हमें एलोकेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन के द्वारा, ताकि हम बीज का मल्टीप्लाई कर सकें और मल्टीप्लाई करके किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके, ताकि किसान भाई इसका जो है बेनिफिट ले सकें। तो ये हमारा स्टेशन 1969 से ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंडर काम कर रहा है। और ये स्टेशन के अंडर जो है 4 स्टेट हमें देखने होते हैं, जहाँ पर हम ये सीड डिमॉन्स्ट्रेशन का और ट्रेनिंग का काम करते हैं। तो ये हरियाणा, जिसमें एक ये स्टेट यूपी, पंजाब और दिल्ली, 4 स्टेट्स में ये हम काम कर रहे हैं। तो और बाकी उम्मीद करेंगे, अगर चारे से संबंधित कुछ भी आपको चाहिए तो हमारी लिटरेचर पर हमारे यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, आप अपने जो भी क्वेरीज़ हैं आप उस पर डाल सकते हो और आप आके मिल सकते हो। तो बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जिनकी जो कोई बातें हैं वो ज़रूर हम तक पहुँचाइए, ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर काम कर सकें। धन्यवाद। पुनीत, वहाँ आपको बीज के बारे में बताऊंगा, बीज के क्या क्या प्रकार होते हैं, उनको बनाने के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस बीज, एक ब्रीडर बीज और सर्टिफाइड बीज। इनका क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोडक्शन चीज़ होती है, वो बताऊंगा जी इनके बारे में। मैं बताता हूँ जी, बीज क्या चीज़ है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम पूरा पौधा उगा सकते हैं उसको हम बीज कहते हैं। बीज के अंदर कुछ भी हो सकता है, जो हम गेहूँ के दाने हैं इनको भी बीज हैं, कुछ जैसे आपने सुना आलू का होता है उसको भी हम बीज बोलते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग जो फसलें होते हैं सब में अलग अलग तरह के बीज होते हैं। और एक अच्छा बीज, क्वालिटी सीड के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है हमें। क्वालिटी सीड के लिए चाहिए हमें जेनेटिकली जो बीज के अंदर का मटेरियल, जिसके बारे में हम वैसे देख के नहीं बता सकते,
जो हमारी लैब होती है, रिसर्च करते हैं, वो वही बता सकते हैं कि वो अंदर से भी उतना ही होना चाहिए जितना हमने देखने में लगता है साफ़ सुथरा मोटा होता है। उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। दिखने में, फिजिकली दिखने में कैसा है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसकी जर्मिनेशन अच्छी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। हाई विगर बोलते हैं कितनी टाइम में जर्मिनेट हो रहा है। एक तो जर्मिनेट होए 20 दिन में, एक होए 2 दिन में, तो वो फ़र्क है। और जो इतने इंसेक्ट, दवाई, कीड़े मकोड़े, उनसे फ्री होना चाहिए बीज, जो भी नया बीज होगा। और बीज के अंदर मॉइस्चर बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ते ही वो पहले ही जर्मिनेट कर जाएगा, वो आपके काम का नहीं रहता। अब बताते हैं सीड प्रोडक्शन सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या क्या होती हैं। इसके लिए अलग अलग प्लान, मल्टीप्लाई, एरिया, ये सब ज़रूरत पड़ती हैं। अलग अलग लेवल पे हमें जो सरकारी फार्म है या प्राइवेट एजेंसी हैं, गवर्नमेंट जो सीड प्रोडक्शन के बारे में काम कर रही है। अब है सीड प्रोडक्शन की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सीड प्रोडक्शन हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक अच्छा सीड कम से कम 15 से 20% हायर पैदावार दे सकता है आपको। और इससे हायर पैदावार आएगी तो मतलब फार्मर की जो प्रोड्यूस आएगा वो क्वालिटी का होगा, हाई इनकम होगी। अच्छे जो हमारे इनपुट डालते हैं, खाद वगैरह और कुछ दवाई वगैरह डालते हैं, उनका अच्छा यूज होए उसमें। इसके अंदर गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट की इच्छा होती है ना सारे लोगों को का पेट भरे, सब अच्छे से खाना खाएं, तो उसके लिए हम नई वैरायटी रिसर्च, इसीलिए सरकार इतना पैसा लगाती है एक नई वैरायटी रिलीज़ करने पे। और इसके लिए सरकार अलग अलग प्रोग्राम चलाती है नई वैरायटी बनाने के लिए, अलग अलग टेस्टिंग, अलग अलग एरिया में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में। इंडिया में जो सीड प्रोडक्शन के 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक फॉर्मल सिस्टम बोलते हैं, एक इनफॉर्मल सिस्टम होता है। जो फॉर्मल सिस्टम होता है, इसके अंदर होता है जो सरकार ये जो सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी आती हैं। इसमें पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज़, जैसे NSC हो गई, NFL, IFFCO, CRIBCO, इस टाइप की जो सरकारी एजेंसी हैं जो बीज बनाने में काम करती हैं, वो आती हैं। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़, जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज होती हैं। इसमें जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की HSDC है, HAU जो बीज बनाती है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव्स हैं, गवर्नमेंट की सहायता से चलते हैं, CRIBCO, IFFCO, और भी लोकल लेवल पे काफ़ी होते हैं। कुछ आती हैं उसके बाद प्राइवेट कंपनीज़, जो बायर वगैरह, सिंजेंटा हैं जो बीज बनाती हैं, प्राइवेट कंपनीज़। फिर कुछ आते हैं लोकल लेवल पे, जिनके जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, वो खुद की रिसर्च करती हैं, खुद का बीज बनाती हैं। जैसे आपने सुना होगा प्राइवेट कंपनियों के काफ़ी खुद के बीज होते हैं। इनफॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, किसान अपना बीज खुद तैयार करता है, जो पिछले साल बच गया उसको उगा देता है, या फिर आपस में किसी दूसरे किसान से ले लेता है। इसमें मतलब सरकार का या किसी चीज़ का लेन देन नहीं होता, किसान अपने लेवल पे खुद मैनेज करता है। इसको इनफॉर्मल सिस्टम बोलते हैं। हमारे जो बीज की श्रेणी होती हैं, जिनको क्लास बोलते हैं, वो मेनली 4 टाइप की होती हैं: न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड। जो न्यूक्लियस बीज होता है, इस बीज को ब्रीडर, जो बिल्कुल प्योर सीड होता है, 100% प्योर सीड, जो नई वैरायटी का बीज होता है या जो भी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ भी हैं, इनके ब्रीडर के पास ये सीड होता है। इसमें सब चीज़ 100% प्योर होती है, फिजिकली भी, हेल्दी भी। जितने भी मैंने शुरू में कैरेक्टर्स बताए थे, सब 100% होते हैं इसके अंदर। इसमें कोई टैग की जरूरत नहीं होती। जो ब्रीडर नई वैरायटी बनाता है उसी के पास होता है ये बीज, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट एजेंसी का हो। इसके बाद आता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर होता है जो न्यूक्लियस सीड से बनता है। इसको अलग अलग एजेंसीज़ बनाती हैं, मेनली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। और इसके अंदर एक टैग होता है गोल्डन येलो कलर का, और ये भी 100% प्योर होता है बिल्कुल। इसलिए इनकी थोड़ी जो कॉस्ट है वो महंगी होती है स्टार्टिंग में, जो ब्रीडर सीड होता है। ऐसे ही फिर फाउंडेशन बीज है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। जो हमारा यूनिवर्सिटी का एक डायरेक्टर फार्म है, वो इसका बीज तैयार करता है फाउंडेशन सीड का। ब्रीडर से ही ये आगे बढ़ता है। और कई NSC हो गई, और भी एग्रीकल्चर या प्राइवेट एजेंसीज इसको बनाती हैं। इसमें प्योरिटी 1% कम हो जाती है, 2 साल से बनने के बाद एक बार 99% पे आ जाता है ये। वाइट कलर का इसमें टैग होता है। इससे ही आगे मेन जो किसानों के पास बीज पहुंचता है, सर्टिफाइड या TL, वो इस कैटेगरी से बनता है। इसमें सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो इसका मेजर रोल होता है, वो इसको वेरीफाई करती है हर लेवल पे। ये वाइट कलर का ये टैग है। इसके बाद आता है सर्टिफाइड सीड, जो किसानों को मेनली पहुंचता है। अलग अलग हाइब्रिड का लगा लो या वेराइटीज़ का लगाओ। ये 98, इसमें 1% और प्योरिटी कम हो जाती है, 98% पे आ जाता है। हाइब्रिड के केस में 95% पे रहता है। इसका ब्लू कलर का टैग होता है।
सीड सर्टिफिकेशन या किसानों को पहुंचने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेन है वो ये बीज होता है। इसके बाद एक नई अलग क्लास आती है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। ये ऐसा सीड है, इसको कोई भी बना सकता है अपने लेवल पे। इसमें सरकार की सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए सीड एक्ट के अंदर स्पेशल प्रोविज़न किए गए थे जब ये क्लास निकली थी। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड बोलते हैं, मतलब आप बेचना चाहते हो तो खुद बना के आप भी बेच सकते हो, कोई भी एजेंसी या बेच सकते हो जो भी नोटिफाइड या वैरायटीज़ हैं उनके लिए। ये इसका लेबल होता है, उनको टैग बोलते हैं, इसके लिए लेबल आता है, वो खुद जिम्मेदार होता है। इसमें सारे स्टैंडर्ड वगैरह जो नॉर्मल वैरायटी के हैं वो उसको फुलफिल करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी बेच दिया। हरे रंग का होता है ये। फिर इसके बाद आता है इंडिया में टोटल सिस्टम, अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड, ऐसे ही हमारे पास अलग अलग जर्नेशन सिस्टम होते हैं किस बीज से क्या बनाना है। पहला सिस्टम आता है ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड, ब्रीडर सीड मिलेगा फिर उससे फाउंडेशन बनाएंगे फिर सर्टिफाइड बनाएंगे। एक अलग सिस्टम होता है 4 जर्नेशन सिस्टम, 4 कैटेगरी बनती हैं इसकी जो बीज बनेगा। ब्रीडर से फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 फिर सर्टिफाइड। एक है 5 मॉडल वाला सिस्टम, इसमें ब्रीडर से फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, उससे फिर सर्टिफाइड 1 और सर्टिफाइड 2। ये जब जो नीचे की बी और 4 और 5 मॉडल हैं, जब हमारे पास बीज कम मात्रा में होता है तो ये सिस्टम फॉलो होते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है तो पहला मॉडल, जो पुरानी वैरायटीज़ हैं उनके लिए पुराना मॉडल चलता है, जो नई आएंगी तो उनके लिए नीचे वाला मॉडल फॉलो करते हैं। ये इसकी अलग अलग जो साइंटिस्ट इनको, क्योंकि खेत में उगाना पड़ता है बीज, तो ये अलग अलग मॉडल हैं उनके, कैसे इनको उगा के वो आगे मेंटेन करता है। देखो वो हाथ से पॉलिनेशन करेगा, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए हाथ से ही बिजाई होती है खेत में, एक एक लाइन बहुत चीज़, आइसोलेशन, जो भी अलग पौधा दिखता है वो उखाड़ के फेंक देता है उसको, फिर उसको बढ़िया से पैकिंग करना, सुखाना, ये सब ट्रीट वगैरह करना। उसके बाद आता है सीड मल्टीप्लिकेशन, एक बीज से कितने बीज बना सकते हैं। किसान के लिए तो मेन काम है कि एक बीज से कितने बीज बनेंगे। सीड मल्टीप्लिकेशन इसे कह सकते हैं कि एक बीज से कितने नंबर ऑफ बीज बना सकते हैं। ये चार्ट दिया है अलग अलग क्रॉप के लिए। गेहूं का एक बीज बुगाएंगे तो एक बीज से लगभग 20 दाने, औसत है ये 20 दाने बन जाएंगे। ऐसे ही जई के केस में है, एक बीज उगाएंगे तो 15 दाने बढ़ेंगे एक जई के बीज से। औसत है, वैसे तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं लेकिन ये औसत है पूरे अलग अलग चीज़ों की। सभी क्रॉप का इसमें अलग अलग है, मेनली मैंने गेहूं का और जई का बताया आपको। आते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट, हमको बदलना क्यों पड़ता है जो बीज, यही चीज़ है क्योंकि उसमें प्योरिटी होती है ना, जो प्योरिटी जेनेटिक प्योरिटी वो कम होती जाती है, और जो साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी है वो उसको बना के रखती है, इसलिए उसको ज़रूरत पड़ती है। हर साल हाइब्रिड के केस में हमें तो बीज हर बार बदलना ही पड़ेगा क्योंकि अगली बार वो प्योरिटी नहीं देगा। और जो नॉन हाइब्रिड जैसे हमारी गेहूं की वैरायटी चलती हैं 1270, 711, इनका बीज हर किसान को लगभग 3 से 4 साल के अंदर बदलना चाहिए। इंडिया के अंदर जो 64 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं अलग अलग फसलों के, पूरी इंडिया के अंदर 64 और 6 ब्यूरो हैं जो सीड बचा के रखते हैं। पुरानी वैरायटी हो गई हो तो किसान तो बोना बंद कर देता है, लेकिन साइंटिस्ट उसको बचा के रखता है आगे दोबारा नहीं काम आ जाए। और 15 नेशनल रिसर्च सेंटर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 15 प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जो अलग अलग क्रॉप पे इंडिविजुअल काम करते हैं। इसमें सीड प्रोडक्शन और सप्लाई चेन का कैसे है, अलग अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रीडर सीड है उसको पहले पूछती है कितना बनेगा, अलग अलग एजेंसियों से डिमांड लेती है, फिर वो अलग अलग जो ICR के इंस्टीट्यूट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनसे डिमांड होती है, उनको एलोकेट कर देती है अलग अलग जगह अलग अलग एजेंसीज़ को, फिर वो ऐसे चेन में आता है। हरियाणा के अंदर जैसे HSDC है, हर स्टेट की अपनी होती है। किसान अपने लेवल पे खुद एक कोऑपरेटिव बना के खुद भी अपना सीड के लिए क्वालिटी और मार्केटिंग वगैरह मेंटेन कर सकता है। ये उसका चार्ट है, खुद अपनी कैसे एजेंसी चला सकते हैं। बस ये सीड प्रोडक्शन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मेनली हाइब्रिड में अंदर हम सीड खुद नहीं बना पाते, हाइब्रिड के लिए अंदर बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, किसान अपने लेवल पे नहीं बना पाता। और जो सीड सर्टिफिकेशन करवाना, मौसम, ये सब चीज़ें हमारे सीड प्रोडक्शन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। बस ये, थैंक यू। चारा केंद्र हिसार के इंचार्ज हैं और डॉक्टर राजेश कटवाल जी जो यहीं पर रामधन सिंह बीज फार्म पे वैज्ञानिक हैं, और ये उन्हीं की ही मैनेजमेंट में ये प्रोग्राम हो रहा है। और डॉक्टर पुनीत कुमार जी और अलग अलग मतलब हरियाणा के अलग अलग गांव से आए हुए आदरणीय किसान भाइयों, दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर
रामधन सिंह बीज फार्म की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। इसमें रबी सीजन में मेन तौर पे तो मतलब 2 ही फसलें हैं, एक तो बरसीम है और जई है, और ये लूसरन और मेथी भी जैसे मतलब थोड़े बहुत भागों में मतलब कोई कोई उगाता है इसको। अब ये बरसीम की मतलब किस्में हैं, और ये बरसीम की हरियाणा में मस्काविस मतलब का तो नाम आपने सभी ने सुना है, मतलब काफ़ी पुरानी किस्म है ये, और ये लगभग इसको मतलब 45 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 1975 में ये नोटिफाई हुई थी, और ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी के लिए इसकी सिफारिश की मतलब गई थी, और जो इसकी औसत पैदावार है वो हरा चारा की 260 क्विंटल प्रति एकड़, और जो सूखा चारा की है वो 32.8 क्विंटल प्रति एकड़, और जो हम इसका जैसे मतलब बीज लें वो भी मतलब 1.25 क्विंटल के मतलब करीब मिल जाता है। और उसके बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने ये HB1 के नाम से हरियाणा बरसीम नंबर 1 इसको विकसित किया था, और ये किस्म टाइमली सोन के लिए और इरिगेटेड कंडीशंस के लिए है, और इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी अच्छी है, और ये अन्य जो बीमारियां हैं उनसे भी रेजिस्टेंस है, और इसकी औसत पैदावार हरे चारे की 280 क्विंटल 1 किले में, और सूखा चारा मतलब तकरीबन 34 क्विंटल के करीब 33.8 क्विंटल के करीब प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद HB1 के बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने हरियाणा बरसीम नंबर 2 के नाम से, जो कि इसकी लेटेस्ट किस्म है और बहुत ही अच्छी किस्म है ये बरसीम की, इसको विकसित किया है। ये किस्म भी टाइमली सोन और इरिगेटेड कंडीशंस के लिए है, और इसको जैसे काटा जाता है तो ये मतलब दोबारा फूटती है ना, मतलब बहुत अच्छी रीजनरेशन कैपेसिटी है, मतलब काफ़ी मतलब तेज़ी से ये दोबारा फिर बढ़ती है, और मतलब बीमारियों से ये रेजिस्टेंस है, मतलब ख़ास तौर पर स्टेम रोट डिजीज़ से, और इसकी पैदावार उससे HB1 से मतलब ज़्यादा है। इसकी 1 एकड़ की हरे चारा की 314 क्विंटल है इसकी, और सूखे चारे के लिए 40.6 क्विंटल 1 एकड़। इसकी जैसे ना मतलब 2-3 कटाइयाँ बढ़े आराम से, उसके बाद में है ना बीज के लिए छोड़ दो भाई, अगले साल है ना, जैसे मतलब बीज भी तो चाहिए ना, मतलब मोल नहीं लेना पड़े, है ना, 3 कटाइयाँ तक ले लो इसकी। अच्छा, उसके बाद में है ना बरसीम के बाद हरियाणा में चारा के लिए दूसरी फसल है जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जई, ओट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और जो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो विकसित वैरायटीज़ मतलब काफ़ी वैरायटीज़ हैं, OS6, OS 346, OS 377, OS 403, OS 405, OS 424, और ये फिर HJ 8 नंबर है, और फिर उसके बाद में ये HFO 427 है, और HFO 607, और फिर HFO 611 है, और HFO 707 है। अब ये हरियाणा जई नंबर 8, ये मतलब जई की किस्म है, मतलब बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके चारे की क्वालिटी भी मतलब बहुत बढ़िया है, और इसको जो पशु है ना वो इसको मतलब बहुत ही पसंद करते हैं, और ये टाइमली सोन और इरिगेटेड कंडीशन के लिए है, और इसकी ग्रोथ है मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और मतलब 2 कटाई इसकी बहुत ही अच्छी तरह से ले सकते हैं इसकी। और इसका जो पत्ता है वो मतलब चौड़ा होता है, और मतलब ग्रीन होता है, जैसे अच्छा ग्रीन है, मतलब फोडर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी, और ये बीमारियों से मतलब सहनशील है। इसकी औसत पैदावार है जो 236 क्विंटल 1 एकड़ में मतलब हरे चारे के लिए, और जो मतलब सूखा चारा के लिए
मतलब 49.7 क्विंटल तकरीबन मतलब 50 क्विंटल के करीब है इसकी औसत पैदावार। और ये तो जैसे मतलब काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है, आपने जैसे इसका नाम भी मतलब सुना है, HFO 607 मतलब विकसित मतलब करी गई है। ये जैसे नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के लिए, जिसमें आप अपना हरियाणा, पंजाब और ये मतलब यूपी, उत्तराखंड मतलब ये इसमें आते हैं। और ये जो मतलब वैरायटी है ये सिंगल कट के लिए है। इसका एक कट लेने के बाद में फिर इसको मतलब अपना मतलब बीज के लिए छोड़ते हैं, मतलब तो ये सिंगल कट के लिए ही कामयाब है ये। और इसकी औसत पैदावार 246 क्विंटल प्रति एकड़ है हरे चारे की, और सूखे चारे के लिए 52.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है। और इसकी जो सीड की है वो 11 क्विंटल एक एकड़ में हम इसका सीड प्राप्त कर सकते हैं। HFO 611 है, और इससे नेक्स्ट वाली है 707 HFO 611। अब ये जो दो किस्में हैं, ये किस्में अभी विकसित करी हैं इसी साल, और इसी साल ये नोटिफाई भी हो चुकी हैं। इसका जैसे बस एक कट लेने के बाद में ना फिर इसको बीज के लिए हम छोड़ देते हैं इसको। और इसके बाद में जो दूसरी वैरायटी इसी साल मतलब बिल्कुल नई वैरायटी है ये आपके लिए, तो मतलब ये भी नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के लिए, लेकिन ये है ना मल्टी कट है ये। ताकि ये है ना मतलब चारा जैसे मतलब 2 बार का मतलब बहुत ही अच्छा चारा इससे प्राप्त किया जा सकता है, मतलब 2 कट बड़े आराम से। और इसकी जो औसत पैदावार है वो 278.4 क्विंटल प्रति एकड़ ग्रीन फॉडर के लिए है, हरा चारा के लिए। और जो सूखा चारा है उसकी 53.9 क्विंटल प्रति एकड़ है। और इससे हमें मतलब 9.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मतलब सीड भी प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको जैसे इनका बीज मिल जाएगा तो ये है ना पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी है। अच्छा चारा मिलेगा तो दूध की भी क्वालिटी अच्छी होगी, और अच्छी क्वालिटी का दूध पिएंगे तो मतलब बच्चों की भी सेहत अच्छी होगी, और मतलब खुद की भी मतलब सेहत अच्छी होगी ना। तो ये जई के बारे में था। मुस्तैदी के साथ हमने आपके समक्ष रखा। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें अपने 2,500 किलो की बिजाई को बीच में ही जो है बाधित करना पड़ा। कुछ हमारे जो पशु चारा विभाग से आए हुए हैं, श्री आशीष वर्मा जी ने बताया कि वो भी अपनी बिजाई को बीच में ही छोड़ के आए हैं। हमारे बीच में 2 हमारे टेक्निकल जो असिस्टेंट और डॉक्टर कृष्ण कुमार, इन्होंने प्रिसाइजली बहुत ही कम समय में आपके लिए पीपीटी प्रेजेंटेशन करी। तो आप जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया। इस सारी गतिविधि में अगर आप सोचेंगे तो हम 2:15 से लेके अब फिलहाल लगभग 4:40 तक इकट्ठे हैं, हमारे ब्रेन इकट्ठे हैं।
और ये हमें क्या बताता है कि यदि हम इकट्ठे रह के किसी कार्यविधि में शामिल हो तो वो कार्यक्रम अवश्य सफल होता है। तो इस कार्य की सफलता के ऊपर मैं अपनी तरफ से आपको प्रोत्साहित करता हूं कि एक बार जरूर तालियां बजाएं।